अब तक आप लोगों ने सुना कि रॉनी अपने घर को और अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है, इसलिए वो कलकत्ता जाने की योजना बनाता है। ट्रेन में ही वो सानिया से भी बात करके उससे मिलने की गुजारिश करता है। दोनों ही एक दूसरे से मिलने को बेताब हो जाते हैं। घर आकर रॉनी अपनी माँ को सानिया के बारे में बताता भी है। दोनों तय दिन पर, तय समय पर और तय स्थान पर मिलते भी हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अभी वो मेरे पास थी, मेरे साथ थी। मैं चाहता था कि मैं उसका हाथ पकड़ लूं और साथ चलूं, मगर वो थोड़ा संकोच में था। स्टेशन के बाहर निकले तो मैं बोला, सुनो, मुझे बहुत भूख लगी। तुमसे मिलने की खुशी में मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। वो हंसी और बोली, तुम सच में ऐसे ही हो जैसे फोन पर होते हो। अक्सर जब हम फोन पर बातें करते थे तो मैं उसे अपनी आदतों के बारे में बताया करता था, जिसमें से एक मेरे खाने की बात होती है कि मैं भूखा नहीं रह सकता। उसने अपने बैग से एक टिफिन निकाला और कहा, लो खा लो, मैंने तुम्हारे लिए माँ से बनवाया है। मुझे मालूम है कि तुम भूखे ही रहोगे। मैंने एक निवाला निकाला और उसे खिलाने का इशारा किया तो वो थोड़ा घबराते हुए बोली, अभी नहीं, अभी बस तुम खाओ। मैंने खाते हुए उससे पूछा कि क्या उसने अपनी माँ को हमारे बारे में बता दिया है। तो वो बोली, नहीं, अभी नहीं। वैसे मेरी माँ समझ तो रही है कि मेरा किसी के साथ प्यार का चक्कर चल रहा है, मगर उसने मुझसे पूछा नहीं। जब मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही थी और उनसे कहा कि मुझे टिफिन में कुछ खाने को दे दो, तो पहले वो थोड़ा हंसी, फिर ये बनाकर दे दिया। तुम जानते हो, मेरी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो समझती है और समझाती भी है। रास्ते में चलते हुए ही मैंने टिफिन खाली कर दिया और उससे रुमाल लेकर हाथ भी पोंछ लिया। हम एक दूसरे के साथ ऐसे थे जैसे हमारा रोज का मिलना हो। वैसे इसमें झूठ भी तो कुछ नहीं था। हम मिलते तो रोज ही थे, बस एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। फिर हमने टैक्सी पकड़ी और निकल पड़े मैदान मेट्रो के पास, जहां एक नया पार्क खुला था। पार्क का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। टैक्सी में हम दोनों पास पास बैठे थे। पहले मैं, फिर सानिया, फिर उसकी दोस्त और आखिर में उसकी दोस्त का प्रेमी। लगभग 10 मिनट के बाद जब हम पार्क पहुंचे, तब तक हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ चुके थे। पार्क जाकर देखा तो भयंकर भीड़ लगी थी। एक तो 15 अगस्त का दिन और उस पर से वहां कोई अलग से इवेंट हो रहा था। कुल मिलाकर अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वैसे बात करने के लिए कुछ नया नहीं था, मगर बस अकेले में मिलकर उसके सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। अभी दोपहर के 3 बज चुके थे और मुझे 5 बजे तक ट्रेन पकड़ने के लिए रवाना होना था। यहाँ अभी तक हम एक दूसरे से अकेले में मिलने को तरस रहे थे। खैर, जब पार्क में जगह नहीं मिली तो मैंने उससे कहा कि क्यों ना हम किसी रेस्टोरेंट चले, कुछ खा भी लेंगे और एसी की ठंडी हवा में बैठकर बातें भी कर लेंगे। सभी मान गए और हम वहीं पास में हल्दीराम के अंदर चले गए। छोले कुलचे के साथ ठंडी लस्सी और फिर एक कुल्फी। यहाँ भी जब हम बैठने को हुए तो सानिया और उसकी सहेली एक तरफ हो लिए और मैं और वो लड़का दूसरी तरफ। अब मेरा सब्र टूट गया। मैंने सानिया को कहा कि वो मेरे पास आकर बैठे।
और उसकी सहेली को उसके दोस्त के साथ बैठने को कहा। तब कहीं जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। हम साथ बैठे और बातें करने लगे। जब खाना आया तो मैंने पहला निवाला उठाया और सानिया की तरफ बढ़ा दिया। पहले तो उसने मना किया, मगर फिर खा भी लिया। अब मैं ये सोच रहा था कि शायद वो भी मुझे अपने हाथों से खिलाएगी। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बात मुझे जरा चुभी तो थी, मगर फिर मैंने सोचा कि शायद सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहती, तो मैंने भी उस पर जोर नहीं दिया। हाँ, जब सब खाना खा चुके और लस्सी पीने को हुए तो मैंने उसके गिलास से एक घूंट लस्सी जरूर पी ली। अब तक 4 बज चुके थे और मेरे जाने का समय होने लगा। मैंने सानिया से कहा कि क्या वो बस 2 मिनट के लिए मेरे साथ थोड़ा आगे तक अकेले चल सकती है, मुझे उसे कुछ देना है। इस बार वो भी मान गई और बोली, हाँ, देना तो मुझे भी तुमको कुछ है। इतना कहते हुए उसने अपने पर्स से एक छोटा सा डब्बा निकाला। उसे देते हुए कहने लगी कि कल पूरी रात मैं बस यही सोचती रही कि तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं। और फिर जाकर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें एक कलम तोहफे में दिया जाए। तुम इतनी अच्छी बातें करते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें लिखना चाहिए। अगर तुम लिखोगे तो बहुत अच्छे लेखक बन सकते हो। बस अपनी ये मासूमियत मत खोना। उसकी ये बात मेरे मन को भा गई। अब मेरी बारी थी। मैंने अपने जेब से एक अंगूठी निकालकर उसे थमा दिया। और कहा, सानिया, अगर मुझे देखने के बाद और मुझसे मिलने के बाद भी तुम्हारा प्यार मेरे लिए पहले जैसा ही है, तो ये अंगूठी लेकर मेरे प्यार को पूरा कर दो। अगर मेरी शक्ल देखने के बाद तुम्हारे सपनों के राजकुमार की छवि बिगड़ गई है, तो तुम मुझे यहाँ अभी और इसी समय नकार सकती हो। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगा। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हें याद है जिस दिन तुम इस नौकरी के लिए जा रहे थे, उसके पहली वाली रात को तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुमसे शादी करना पसंद करूंगी? मैंने कहा हाँ, याद है। लेकिन तब तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था ना। मुझे बीच में ही टोकते हुए वो बोली, रॉनी, मैंने तुम्हारे सूरत से नहीं, तुम्हारी सीरत से प्यार किया। और जब प्यार रूहानी हो तो उसे बदन के लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितने 4 घंटे पहले करती थी। इतना कहते हुए उसने मुझसे अंगूठी को अपने रिंग फिंगर में पहनाने का इशारा कर दिया। मेरे लिए यह पल मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला पल था। मैं आज भी उस पल को भूल नहीं पाता। मैं उसे गले लगाना चाहता था, मगर बीच सड़क ऐसा करना सही नहीं लगेगा। यही सोचकर मैंने उसे गले नहीं लगाया। फिर हम दोनों हाथ में हाथ लिए बस स्टॉप तक आए। मुझे जाना था, मगर जाने का दिल नहीं कर रहा था। मेरा मन कह रहा था कि ये पल बस यूं ही ठहर जाए और मैं उसे अपने बाहों में ले लूं। बस हम चले, बाकी ये सारी दुनिया बुत बन जाए। हम यहाँ होकर भी सभी के नजरों से ओझिल हो जाए। ये पूरी दुनिया हम दोनों में से होकर गुजर जाए, मगर हमें महसूस न कर पाए। पर ऐसा हो नहीं सकता था। समय ना तो कभी रुका है और ना ही कभी रुकेगा। वो तो चलता है, चलता ही रहेगा। और हम सब उसके हाथ की कठपुतली की तरह बस किरदार निभाते रह जाएंगे।
मेरी बस आ चुकी थी और मुझे उसका हाथ छोड़कर उस पर चढ़ना था, मगर वो हाथ छूट ही नहीं रहा था। तब उसने बस पर चढ़ने में मेरी मदद की, मुझे चढ़ाते हुए बोली, जाओ और कुछ बनकर ही लौटना, तभी मैं तुम्हें अपने माँ बाबा से मिला पाऊंगा। मैं तुम्हारे आने की राह तकूंगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ, बस काम में मन लगाओ। इतने में बस आगे बढ़ने लगी और सानिया पीछे छूटने लगी। मैं बस के दरवाजे पर लटकता हुआ उसे देखता रहा और वो बस के मुड़ने तक मुझे हाथ दिखाती रही। जिंदगी में पहली बार मुझे कुछ पाने और खोने का मिला जुला एहसास एक साथ हो रहा। जैसे ही बस ने मोड़ लिया, मैं अंदर जाकर सीट पर बैठ गया। अचानक ही मुझे अब घर की याद आने लगी। मुझे महसूस हुआ कि मैंने घर वालों को ट्रेन पर बैठने की बात नहीं बताई थी। फिर मैंने एक एक करके सभी को फोन लगाया। सबसे पहले माँ को बताया कि मेरी ट्रेन छूट चुकी है और मैं सही सलामत हूँ। फिर भैया को बताया और फिर अपने ऑफिस फोन करके कहा कि मैं ट्रेन पर बैठ चुका हूँ और कल दोपहर तक अपने काम पर लौट आऊंगा। तभी मुझे याद आया कि आज सुबह ही विजय का फोन आया था और वो मुझसे कलकत्ता आने के बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे फोन किया मगर उसका फोन बिजी आ रहा। जब दो तीन बार फोन करने पर भी उसने फोन नहीं उठाया तो मैंने सोचा कि बाद में बात कर लूंगा। यही सोचकर मैं अपने बर्थ पर औंधे मुंह लेट गया। लेकिन फिर मन में आया क्यों न सानिया से बात कर ली जाए, पता तो चले कि आज की मुलाकात के बाद उसका मिजाज कैसा है। जाने क्यों मेरे मन में शंका थी कि वो मेरे सामने तो मुझसे बात कर रही थी मगर उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जब उसे फोन मिलाया तो उसका फोन भी बिजी आ रहा। मैं फोन रखकर सोने की कोशिश करने लगा। ट्रेन चलने में अभी 10 मिनट का समय था तो बस यूं ही लेट जाने की इच्छा हुई।